एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के किसानों की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से उन्हें बड़ी सौगात देते हुए 35 नई फसलों की वैरायटी को देश को समर्पित किया है। इसके साथ ही पीएम ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस टॉलरेंस रायपुर के नए परिसर का लोकार्पण करते हुए किसानों को संबोधित भी किया। देश भर में तीनों कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को बड़ी सौगात दी और साथ ही कृषि विश्वविद्यालयों को ग्रीन कैंपस अवार्ड से भी वितरित किया। बता दें कि पीएम मोदी द्वारा पेश किए गए फसलों की वैरायटी में मुख्य रूप से मुरझाई और बंध्यता, मोजैक प्रतिरोधी अरहर, सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्म, चावल की रोग प्रतिरोधी किस्म, बाजरा, मक्का, चना और पंखों वाली बीन शामिल है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, कृषि और विज्ञान के तालमेल का निरंतर बढ़ते रहना 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत जरूरी है और इसी से जुड़ा एक और कदम उठाया जा रहा है जिससे किसानों की आय भी अवश्य बढ़ेगी। स्वदेशी वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को WHO ने एक बार फिर तगड़ा झटका दे दिया है, जिसमें WHO ने भारत बायोटेक से उसकी कोरोना वैक्सीन को आपात मंजूरी देने के लिए और अधिक डाटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। WHO ने भारत बायोटेक से और अधिक डाटा उपलब्ध कराने की मांग के साथ ही कहा, फिलहाल आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण में कुछ और दिनों की देरी होगी। वहीं इस मामले पर भारत बायोटेक ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, एक जिम्मेदार वैक्सीन निर्माता कंपनी के रूप में हम नियामक अनुमोदन प्रक्रिया और इसकी समय सीमा पर अटकलें या टिप्पणी करना उचित नहीं समझते हैं। हम जल्द से जल्द UEL प्राप्त करने के लिए WHO के साथ लगन से काम कर रहे हैं। WHO के फैसले के बाद भारत बायोटेक की वैक्सीन के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। दो 2020 में हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में एक आरोपी को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा, शहर में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के उद्देश्य से ये एक पूर्व नियोजित साजिश थी, क्योंकि ये घटना पल भर के आवेश में नहीं हो सकती। हाई कोर्ट ने मामले पर कहा, फरवरी 2020 में देश की राजधानी को हिला देने वाले दंगे स्पष्ट रूप से पल भर में नहीं हुए और वीडियो फुटेज में मौजूद प्रदर्शनकारियों का आचरण, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड में रखा गया है, स्पष्ट रूप से चिन्हित करता है कि ये सरकारी कामकाज को अस्त व्यस्त करने और साथ ही शहर में लोगों के सामान्य जीवन को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया एक सोचा समझा प्रयास था। इसके साथ ही कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा, याचिकाकर्ता को तलवार के साथ दिखाने वाला उपलब्ध वीडियो फुटेज काफी भयानक था और उसे हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त है। पंजाब में कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। बता दें कि पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सिद्धू ने पार्टी में बने रहने की बात कही है। सिद्धू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुए सोनिया गांधी को पत्र के माध्यम से इस्तीफे की जानकारी दी। सिद्धू ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखते हुए कहा, किसी के चरित्र के पतन की शुरुआत समझौते से होती है। मैं पंजाब के भविष्य और पंजाब के कल्याण के एजेंडे पर कभी समझौता नहीं कर सकता, इसलिए मैं पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। कांग्रेस की सेवा करता रहूंगा। सिद्धू के इस्तीफे के बाद से एक बार फिर से पंजाब कांग्रेस में हलचल शुरू हो गई है और सिद्धू ने इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है, जिसमें महाराष्ट्र में अब क्लास A और B के सरकारी कर्मचारियों के मृतक आश्रितों को भी सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिसका फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र में सिर्फ क्लास C और क्लास D वाले सरकारी कर्मचारियों के ही मृतक आश्रितों को सरकारी नौकरी मिलने का प्रावधान था, लेकिन अब महाराष्ट्र में क्लास A और B के सरकारी कर्मचारियों के मृतक आश्रितों के लिए भी ये नियम लागू कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में फैसला सुनाते हुए कहा, कोरोना महामारी के दौरान बहुत से लोगों की मौत हुई है। ऐसे में सरकार अपने कर्मचारियों की आर्थिक रूप से मदद करना चाहती है, जिस वजह से ही इस नियम को लागू किया जा रहा है। उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की है, जिसमें दक्षिण कोरिया और जापान के निगरानी केंद्रों ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि
मिसाइल सीधा जाकर समुद्र में गिरी है। वहीं उत्तर कोरिया का ये टेस्ट काफी चौंकाने वाला भी माना जा रहा है। इस मिसाइल टेस्टिंग के कुछ घंटे पहले ही संयुक्त राष्ट्र में प्योंगयांग के प्रतिनिधि ने चेतावनी देते हुए कहा था कि उनके देश के पास हथियारों की टेस्टिंग का पूरा अधिकार है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु हथियार रखने के आरोपों के चलते बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग पर रोक लगाई है, लेकिन इसके बावजूद भी यूएन के सामने उत्तर कोरिया के प्रतिनिधि ने अपने परीक्षणों को सही ठहराया और उसके कुछ घंटे बाद ही दक्षिण कोरिया और जापान ने ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की पुष्टि भी कर दी। पुष्टि के मुताबिक मिसाइल सीधा जाकर सागर में गिरी है, जिसके बाद निगरानी के लिए सतर्कता बढ़ा दी गई है। चीन इन दिनों बड़े बिजली संकट का सामना कर रहा है, जो पूर्वोत्तर इलाकों में तो इतना गहरा गया है कि कई बड़ी कंपनियों की फैक्ट्रियों का काम तक रुक गया है। लोगों को घरों में पानी गर्म करने से लेकर ज्यादा पावर लेने वाले गैजेट्स का इस्तेमाल करने से भी मना कर दिया गया है। आपको बता दें कि चीन में ये संकट मैन्युफैक्चर की बढ़ती डिमांड के बीच बाधित हुई कोयला सप्लाई के कारण खड़ा हो गया है। चीन में बंदरगाह लंबे समय से बंद थे, जिस कारण मांग के अनुसार कोयले की सप्लाई नहीं हो पाई, जिस कारण ही चीन में बिजली का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में चीन के कई इलाकों में सरकार ने बिजली काटने की घोषणा कर दी है, तो वहीं कई जगह पर मॉल, दुकानें बंद हो गई हैं और फैक्ट्रियों में भी काम को बंद करना पड़ गया है। इतना ही नहीं, चीन में लोग अब अंधेरे में जीवन यापन करने को मजबूर हो गए हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं, तो वहीं अर्थव्यवस्था भी दिन पर दिन बिगड़ रही है, जिसे लेकर अब तालिबान भी चिंतित नजर आने लगा है और अर्थव्यवस्था व बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर देने में जुटा हुआ है। हाल ही में तालिबानी सरकार के नेता अब्दुल सलाम हनफी ने अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्रीय बैंक के अधिकारियों और बैंकों के संघों के साथ बैठक करते हुए कहा था कि बैंकिंग की समस्याओं को संबंधित कानूनों के तहत हल किया जाएगा, जिसके बाद अफगानिस्तान में केंद्रीय बैंक के संस्थापक ग्राहकों को एक सप्ताह में $25,000 नगद निकासी की छूट दे दी है, लेकिन व्यक्तिगत धारकों के लिए इसकी सीमा एक सप्ताह में $200 रखी गई है। अफगानिस्तान में तालिबान की बर्बरता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अफगानिस्तान में आतंक और क्रूरता अपने चरम पर है। इस बीच खबर आई है कि तालिबान ने एक मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी है। इस मामले की जानकारी पंजशीर के एक ऑब्जर्वर ने ट्वीट के जरिए दी, जिसमें बताया गया कि तालिबानियों को शक था कि बच्चे का पिता तालिबान प्रतिरोधी मोर्चे से जुड़ा हुआ था, जिसमें तालिबान ने शक के कारण मासूम से बच्चे को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद खुलेआम हत्याएं हो रही हैं और वहां पर दिल दहला देने वाली घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं। पंजशीर में भी प्रतिरोधी मोर्चे से जुड़े लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। इतना ही नहीं, तालिबान एक के बाद एक फरमान जारी करते भी नजर आ रहा है। इंस्टाग्राम ने अपने इंस्टाग्राम किड्स योजना पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसे वो 13 साल से छोटे बच्चों के लिए शुरू करने जा रहा था, लेकिन इंस्टाग्राम के इस फैसले का अमेरिका में कड़ा विरोध हो रहा है। इससे पहले भी विशेषज्ञ इसे बच्चों की मानसिक सेहत के लिए हानिकारक बता चुके हैं, तो वहीं कई लोग और खास तौर से अभिभावक इंस्टाग्राम की मालिकाना कंपनी फेसबुक के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए इसे सीमित रूप से बंद रखने की चेतावनी भी दे चुके हैं। आपको बता दें कि फेसबुक ने घोषणा करते हुए कहा था कि वो उम्र का ध्यान रखते हुए 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अलग से इंस्टाग्राम लाएगा, जिसे लेकर अमेरिकी संसद में सुनवाई भी की जा चुकी है। हालांकि इस फैसले पर इंस्टाग्राम ने रोक लगाकर सोचने के लिए कुछ और वक्त लिया है।